जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख। हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की वो उम्मीद जिंदा रख। मगर फिर से जीतने की वो उम्मीद जिंदा रख। आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और आप अच्छी तैयारी करेंगे और निश्चित रूप से आप सफल होंगे। इसी उम्मीद के साथ दोस्तों मैं आप सबका दोस्त लखन लाल माली हमारे YouTube चैनल लखन माली में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों पुनः उपस्थित हैं आज एक नई वीडियो के साथ में संस्कृत शिक्षण विधियों की जो सीरीज चल रही है। आज संस्कृत शिक्षण विधियों का अंतिम वीडियो है दोस्तों। इससे पहले हमने आपको सारे जितना भी आपका मैटर चलता है वो कंप्लीट सबके वीडियो हमने बना दिए हैं। बहुत ही सरल तरीका से हमने समझाए। नहीं देखे हैं तो अभी देखें, डिस्क्रिप्शन में जाएं और अभी आप चेक करें और विजिट करें चैनल को, अपने दोस्तों को भी बताएं। और आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये काम भी आप तुरंत अभी करें और बेल आइकन को भी साथ साथ में प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों मिल सके आपको सबसे पहले। क्योंकि इस पे हम अब टेस्ट सीरीज भी लाने वाले हैं। जो भी आपकी तैयारी का अच्छे से अच्छा मैटर होगा वो सारा उपलब्ध हम यहाँ पर करवाने वाले हैं। एकदम आपको निःशुल्क सब कुछ मिलेगा दोस्तों आज की हम इस टॉपिक के साथ में बहुत ही खास टॉपिक है आपका और बहुत ही एक छोटा सा टॉपिक हम जिसको हम कह सकते हैं उपचारात्मक शिक्षण टॉपिक हमारा आज का रहेगा। उपचारात्मक शिक्षण क्या है इसके विषय में हम बात करेंगे और इसका मुख्य आधार किसको मानते हैं वो और इसके उद्देश्य क्या होते हैं, ये सारी बात हम इसमें करेंगे। क्या क्या सावधानियां इसमें रखनी होती हैं ये सारी बात हम दोस्तों इसमें करेंगे। बहुत ही ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, तो सिंपल सा टॉपिक रहेगा। बहुत ही अच्छे से हम इसको जानते भी हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं दोस्तों कि उपचारात्मक शिक्षण होता क्या है। तो आपको हम उपचारात्मक शिक्षण के साथ में एक शब्द और है निदानात्मक, उसको हम बताएंगे आपको। दोनों ही शब्द चूंकि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं इसीलिए दोनों शब्दों का अर्थ आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, तब जाकर के आप ये समझ सकते हो इस टॉपिक को। ठीक है, एक तो होता है उपचार और एक होता है निदान। तो निदान क्या है ये पहले समझेंगे, फिर उपचार अपने आप ही आपको समझ में आ जाएगा। एक आपको लाइन याद रखनी है कि निदान के बाद ही उपचार किया जाता है। निदान के बाद ही उपचार किया जाता है। अब निदान है क्या ये आपको पता लगाना है। तो निदान का सिंपल सा जो अर्थ होता है दोस्तों वो ये होता है कि छात्र विषय को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, यानी आपके जो बच्चे हैं स्टूडेंट्स हैं इस कक्षा के अंदर वो विषय को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, इनके कारणों का पता लगाना, ये है दोस्तों निदान। इसे कहते हैं निदान, यानी समस्या का पता लगाना, समस्या के कारणों का पता लगाना, ये दिक्कत क्यों उत्पन्न हो रही है इनके कारणों का पता लगाना, ये निदान होता है। इसीलिए कहा कि निदान के बाद ही उपचार किया जाता है। तो निदान के बाद ही उपचार किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो हम आप बात कर लेते हैं। यहां पर हम जानते हैं कि किसी छात्र या छात्रों के समूह को किसी विषय विशेष या प्रकरण से संबंधित समस्याओं या कठिनाइयों के निवारण के लिए जो शिक्षण किया जाता है वो उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। ये सिंपल सा हम जान चुके हैं। मतलब ये हुआ कि जो समस्या या कठिनाई हैं उनकी समस्या या कठिनाइयों को दूर करने के लिए, उनका निवारण करने के लिए हम जिस प्रकार का शिक्षण कराते हैं वही आपका उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। तो उपचारात्मक क्या है, निदानात्मक क्या है, दोनों आप समझ चुके हैं। जब तक समस्या का निदान नहीं होगा तब तक उपचार संभव नहीं हो सकता है। क्योंकि आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर भी बिना जब तक उसको समस्या का पता नहीं चलता है तब तक वो ट्रीटमेंट नहीं कर सकता, इलाज नहीं कर सकता, उपचार नहीं कर सकता। इसी प्रकार हम शिक्षक हैं। तो शिक्षक को जब तक बच्चों की समस्याओं का पता नहीं चलेगा, उनको कठिनाइयां कहाँ हो रही हैं, उनको प्रॉब्लम्स, उनकी बाधाएं कहाँ पर हैं, किस कारण से हैं, ये सब नहीं जान पाएंगे, तब तक आप उनकी समस्याओं का समाधान कभी भी नहीं कर पाओगे, कभी भी उपचार नहीं हो पाएगा। इसीलिए ये दो शब्द एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों की हमने बात की। तो आपको समझ लेना है कि शैक्षणिक निदान का प्रयोजन उपचारी शिक्षण है। तो शैक्षणिक निदान का जो प्रयोजन होगा वो क्या प्रयोजन है, उपचारात्मक शिक्षण या उपचारी शिक्षण। ये आपको समझ में आ गया होगा। उपचारी जो या उपचारात्मक शिक्षण जो होता है उसके अनेक रूप हो सकते हैं दोस्तों। ठीक है, उपचारात्मक शिक्षक के अनेक रूप हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं दोस्तों, जैसे कि बालकों की कठिनाइयों का सामूहिक रूप से निवारण, एक तो ये बात हो सकती है, और उचित अभ्यास कराना उनका निवारण करने के लिए। इसके अलावा वैयक्तिक वेदों के आधार पर व्यक्तिगत बालकों की अशुद्धियों का निवारण,
उपचार गृहों तथा भाषा प्रयोगशालाओं में बालकों के उच्चारण एवं भाषा संबंधी प्रशिक्षण और अभ्यास करवाना, ये अनेक प्रकार के उपचारात्मक कार्य हो सकते हैं। उपचारिक कार्य आपके ये शिक्षण के अंतर्गत ये आ सकते हैं। कंप्लीट। तो ये तो हमने सिंपल सी बात कर ली अभी आपसे कि उपचारात्मक होता क्या है। अब इसमें हम आपको बात करेंगे, सिंपल सा छोटा सा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। उपचारात्मक क्या होता है कि हम बच्चों की समस्याओं को जानें, चाहे आपके बच्चे किसी भी स्तर के हैं, छठवीं स्तर के हैं, 7वीं कक्षा के विद्यार्थी, 8वीं के, 10वीं के, 11वीं के, 12वीं के, उनकी समस्याओं को आप जानिए। जैसे आपने टॉपिक पढ़ाया संधि का, अब संधि में बच्चों को कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है, ठीक है, आप ने सब कुछ पढ़ा दिया, लेकिन अपेक्षित व्यवहारगत जो परिवर्तन आप चाहते थे, जो उद्देश्य आपने निर्धारित पूर्व में ही किए हैं, वो यदि प्राप्त नहीं हो रहे, तो आप ये सोचिए कि कहां पर दिक्कत है, निदान ढूंढिए सबसे पहले, उसके बाद आप उपचार कर सकोगे उन बालकों का। ठीक है, तो सबसे पहले सिंपल सा हो गया उपचारात्मक शिक्षण में कि हम बच्चों की समस्याओं का पता लगा लें, उनकी कठिनाइयों का पता लगा लें, उनको बाधा कहां आ रही है इसका पता लगा लें, बस उसके बाद में उनको दूर करें, यही उपचार है। अब इसमें एक बात आपको इंपॉर्टेंट बता देते हैं कि उदाहरण के रूप में हम जैसे सस्वर वाचन हम जानते हैं सब, ठीक है, सस्वर वाचन जो किया जाता है, तो सस्वर वाचन में कौन कौन सी चीजें हैं जहां पर हम ध्यान रखते हैं, यानी कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। सस्वर वाचन संबंधी जो पूर्व उल्लिखित कठिनाई हैं उनको जान लेने पर उपचारी शिक्षण के निम्न रूप अपनाए जा सकते हैं। कौन कौन से रूप हम उपचारी शिक्षण के रूप में अपना सकते हैं, उनकी हम यहाँ पर बात करते हैं। तो चलिए एक एक आपको लाइन हम बता देते हैं, एक एक बात को हम यहाँ स्पष्ट कर देते हैं। सबसे पहली, सर्वप्रथम शिक्षक को अपना आदर्श वाचन सभी दृष्टियों से, जैसे कि शुद्ध स्पष्ट उच्चारण, उचित स्वर, गति, यति, प्रवाह, आरोह अवरोह आदि से आदर्श बनाना चाहिए। एक तो ये बात है। कारण इसका ये है दोस्तों कि जैसे मान लो आप जानते हैं कि जो छात्र होते हैं वो छात्र अनुकरण के माध्यम से सबसे ज्यादा सीखते हैं, सबसे ज्यादा अधिगम उनको प्राप्त होता है अनुकरण के माध्यम से। अब मान लो कि हम जैसे कि शिक्षक हैं और शिक्षक ही यदि किसी प्रकार से जैसे अशुद्ध उच्चारण कर रहा है, उच्चारण ठीक नहीं है, उचित स्वर का प्रयोग नहीं हो रहा है, गति यति में प्रॉब्लम है, प्रवाह आरोह अवरोह में समस्या है, तो ये मान लीजिए कि जो आपका स्टूडेंट है वो भी इसी प्रकार की गलतियां करेगा, उसको भी यहाँ समस्या उत्पन्न होने वाली है। इसीलिए कहा गया है कि सबसे पहला काम ये होगा कि हम इन सब में आदर्श बने, यानी कि हमें अपना जो आदर्श वाचन है, उच्चारण, सब कुछ ये हमें आदर्श बनाना चाहिए। एक तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा है कि जिन ध्वनियों एवं शब्दों के उच्चारण में अशुद्धियां होती हैं उनके शुद्ध उच्चारण की शिक्षा और उनको अभ्यास करवाना चाहिए। बहुत सारे जैसे कि शब्द हो सकते हैं, कोई वर्ण हो सकता है, जैसे कि स है आपका, तो एक तालव्य शकार अलग होता है, आपका मूर्धन्य शकार होता है और एक आपका दंत्य सकार होता है। अब बहुत सारे हम देखते हैं कि इन सबका हम प्रयोग जो है कि समान ही करते हैं, लेकिन हम उनको किस प्रकार से अलग अलग बताएं और उसका अभ्यास करवाएं जिससे कि वो शुद्ध उच्चारण कर सकें, स्पष्ट उच्चारण कर सकें, इसके लिए हमें अभ्यास करवाना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे हम ये काम करवा सकते हैं। इसके अलावा शुद्ध एवं स्पष्ट उच्चारण के बाद उचित स्वर, गति, यति, प्रवाह की दृष्टि से भी बालकों को प्रशिक्षित कराना और सस्वर वाचन का अभ्यास कराना, ये काम भी हमें करना चाहिए। तभी जाकर के हम उपचारात्मक शिक्षण की जो आपकी गतिविधियां हैं उनको पूर्ण रूपेण कर सकेंगे। इसके अलावा है जैसे शब्दार्थ संबंधी कठिनाइयों को दूर करना और अर्थ ग्रहण की योग्यता को बढ़ाना, यानी कि बच्चों की जो शब्दार्थ की जो समस्या है, जैसे कि मान लो कोई कठिन शब्द आ गया तो वहां पर उसके सामने दिक्कत आ जाती है, कठिनाई उत्पन्न होती है, तो इस प्रकार की कठिनाइयों को दूर करना और अर्थ ग्रहण करने की जो योग्यता है उसमें बढ़ोतरी करना, उस योग्यता को बढ़ाना। तो ये सब हम कर सकते हैं अभ्यास के माध्यम से। कहते हैं कि अभ्यास के माध्यम से हर कठिन से कठिन काम को आसान बनाया जा सकता है। और आपने ये तो सुना ही होगा कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, तो ये बात आप अच्छे से समझते हैं। तो आप अच्छे से अभ्यास करवाएंगे तो निश्चित रूप से उनकी समस्याएं दूर होंगी। इसके अलावा जैसे मान लो
कोई भी टॉपिक है, किसी भी प्रकार का टॉपिक है, उसका चयन करके वाचन कराना, उसका वाचन में रुचि उत्पन्न करना, अधिक वाचन में उनको प्रोत्साहित करना। जैसे आपका कोई श्लोक आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है, कोई आप गद्य पढ़ा रहे हैं, कोई आप कहानी पढ़ा रहे हैं, तो कोई भी हो सकता है टॉपिक उनके। अब उसमें आप क्या करेंगे, बच्चों के अंदर रुचि उत्पन्न करेंगे, ठीक है। अब देखो, आप रुचि उत्पन्न करने से क्या होगा, बहुत बड़ा काम हो सकता है। क्योंकि हम सब जानते हैं, जब तक बच्चों में रुचि उत्पन्न नहीं होगी, जब तक कि वो विषय को पढ़ने के लिए तत्पर नहीं होंगे, तो ये निश्चित मानकर चलिए, आप कितना भी अच्छा समझाएं, कितना भी अच्छा आप पढ़ाएं, कितनी भी अच्छी विधियों का प्रयोग करें, कितना भी आप सामग्री का प्रयोग करें, बिल्कुल भी समझ में बच्चों के कुछ भी नहीं आने वाला। सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बात है रुचि या तत्परता। आपने साइकोलॉजी में पढ़ा होगा, तत्परता का जो नियम है, जो थॉर्नडाइक ने दिया है, वो तत्परता का नियम यही कहता है कि जब तक बच्चे तत्पर नहीं है, आप कुछ भी अधिगम उनको नहीं करवा सकते। कैसे? जैसे कि एक उदाहरण उसमें बताया जाता है कि आप घोड़े को तालाब तक लेकर तो जा सकते हो, लेकिन पानी पीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें रुचि नहीं है, क्योंकि वो तत्पर नहीं है। वो सब होना चाहिए, इसलिए रुचि उत्पन्न करना ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है दोस्तों। इसके अलावा जो और भी बहुत सारी इसमें बातें हो सकती है, बहुत सारे कार्य हो सकते हैं। मौखिक रचना संबंधी अनेक अभ्यास हम करवा सकते हैं बच्चों से उपचारात्मक शिक्षण के तौर पर। कैसे? जैसे कि भाषण का अभ्यास करवाना, वाद विवाद के माध्यम से, कविता पाठ के माध्यम से, श्लोक पाठ के माध्यम से, अंत्याक्षरी प्रतियोगिता आदि कामों के माध्यम से भी हम सस्वर वाचन संबंधी उपचारी शिक्षण में ये सब काम कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इस प्रकार से उपचारात्मक शिक्षण में अनेक काम कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कुछ काम हम कर सकते हैं, जैसे कि दोषपूर्ण सस्वर वाचन करने वाले छात्रों की योग्यता को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, उनके अनुकूल विषय सामग्री द्वारा उनका शिक्षण प्रारंभ करना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, बिल्कुल सही बात है। तो दोषपूर्ण जो सस्वर वाचन करने वाले छात्र हैं, उनको उनकी योग्यता के अनुसार स्तरानुकूल उनको एक ग्रुप बना दीजिए और उनका उसी प्रकार से अभ्यास करवाना चाहिए। सामग्री द्वारा उनका शिक्षण कार्य प्रारंभ कर देना चाहिए, तब जाकर के हम निश्चित रूप से अपने जो उद्देश्य हैं उनको प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे अभ्यास कराएं जिनकी उपयोगिता का छात्र भी अनुभव कर सकें। हाँ, तो आप व्यवहारिक चीज उनको बताएं, व्यवहारिकता से जोड़ करके हर टॉपिक को बताने की कोशिश करें, तो निश्चित रूप से बच्चे समझेंगे, इंटरेस्ट होगा और उन तत्पर भी होंगे। बालक में छिपी हुई किसी भी विशिष्ट प्रतिभा, योग्यता, कुशलता उसे आभास कराना, जिससे उनकी हीन भावना दूर हो सके। आपने देखा होगा कक्षा के अंदर बहुत सारे बच्चे जो जैसे कि मान लो कि पढ़ाई में कमज़ोर हैं, कुछ बोल नहीं पाते हैं, कुछ उनमें हीन भावना आ जाती है। एक उनका मतलब दोस्त है, वो बहुत होशियार है, एक बहुत कमज़ोर है, ठीक है, पढ़ाई की दृष्टि से, तो वो उसमें जो हीन भावना जो उत्पन्न हो रही है, वो उसको हमेशा के लिए धीरे धीरे उसको कमज़ोर बना देती है। तो यहाँ पर बताया जाता है कि जो उनके अंदर जैसे पढ़ाई में कमज़ोर है, तो ये निश्चित मान के चलिए कहीं ना कहीं वो बालक विशिष्ट होगा, कहीं ना कहीं वो बालक एक अच्छी प्रतिभा रखता होगा, कहीं ना कहीं उसके अंदर बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। तो उसकी विशिष्ट प्रतिभा को पहचानना, उसकी योग्यता कुशलता को उसे आभास कराना, इससे होगा क्या, उसकी जो हीन भावना है वो दूर हो जाएगी। चाहे वो उसके गाने की प्रतिभा हो सकती है, खेलने की प्रतिभा हो सकती है, कुछ भी उसके अंदर एक खास प्रतिभा हो सकती है जो कि अन्य विद्यार्थियों से उसको भिन्न करती है और उसको विशेष बनाती है, उसको विशिष्ट बनाती है। तो ऐसे करके हम बच्चों की योग्यता का आभास करा सकते हैं, उनको ये सब बता सकते हैं। तो निश्चित रूप से ये मानकर चलिए कि बच्चों का जो जितनी भी समस्याएं हैं उनको हम इस प्रकार से दूर कर सकते हैं। अब सिंपल सा हम ये जान लेते हैं, अभी तक तो हमने जाना कि उपचारात्मक शिक्षण होता क्या है, निदानात्मक क्या होता है, और इसके जो इसमें कौन कौन सी बातें हैं वो जिसको हमें ध्यान में रखना होता है। अब इसमें हम देखेंगे उपचारात्मक शिक्षण की जो हम बात कर रहे हैं उसके उद्देश्य क्या होते हैं। ये आप एक बहुत ही शॉर्ट तरीका से आपको हम समझा देते हैं, सिंपल सा, सब कुछ आप समझ चुके हैं, फिर भी आपको उद्देश्य बता देते हैं। तो उद्देश्यों में है जैसे कि लेखन की त्रुटियां दूर करना। बहुत सारे बच्चों में लेखन संबंधी त्रुटियां होती हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो सकती हैं। बहुत सारे लाइन के नीचे लिखते हैं, बहुत सारे लाइन के ऊपर लिखते हैं, ऊपर वो उसमें से रेखा नहीं खींचते हैं। अनेक प्रकार की वर्णों की बनावट की समस्या हो सकती है, लेखन की समस्या हो सकती है, पेन को ग्रहण करने की जो तरीका है पेन पकड़ने का वो भी समस्या हो सकती है। तो कुल मिलाकर के लेखन से संबंधित जो त्रुटियां हैं उनको दूर करना भी उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य होता है।
इसके अलावा छात्रों का उत्साहवर्धन करना, बिल्कुल ठीक है। मान लो कि बच्चों को, जैसे मान लो कई बार समझ में नहीं भी आ रहा है, तो बच्चों को डांटना नहीं है, वहां पर उनको फटकारना नहीं है, उन जैसे सभी बच्चों के साथ में उनको कभी भी पीटना नहीं है, बल्कि करना क्या है, हमें उत्साहवर्धन करना है। यदि बच्चा कम समझ रहा है तब भी उत्साहवर्धन करना है, तो वो ये मानो कि वो कम समझने से ही ज्यादा समझने की ओर जाएगा, यानी कि कम समझ में आया तो वो ज्यादा भी समझ जाएगा। और आपने उसको डांटा, फटकारा, उसको कुछ गलत कुछ बोला, तो वो निश्चित रूप से जो समझ रहा है वो भी नहीं समझेगा। कुल मिलाकर के अधिगम के लिए उसे हमें उत्साहवर्धित करना है, उसको हमें मोटिवेट करते रहना है। बहुत बड़ा अहम रोल होता है आपका मोटिवेशन का। अगला जिसमें आपको ध्यान में रखना होगा कि छात्रों व अध्यापक को स्फूर्ति संपादन करना, यानी छात्रों व अध्यापक में स्फूर्ति संपादन, यानी छात्र भी स्फूर्तिवान हो, अध्यापक भी एक्टिव होना चाहिए, तभी जाकर के दोनों मिलकर के कार्य कर सकते हैं। यदि अध्यापक नहीं है, छात्र हैं, तब भी कार्य नहीं होगा। छात्र आपके स्फूर्तिवान नहीं है, स्फूर्ति नहीं है, उनमें सक्रिय ज़्यादा नहीं है, लेकिन अध्यापक है, तब भी बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा आपको, तब भी कार्य आपका नहीं हो पाएगा। तो दोनों में स्फूर्ति आपकी होनी चाहिए, तभी जाकर के हम ये कार्य कर सकते हैं। और जैसे कि मानसिक तनाव दूर करके शिक्षण में अवरोध को दूर करना, बहुत सारे बच्चों में अनेक प्रकार से मानसिक तनाव होता है, तो उस मानसिक तनाव को दूर करना, मानसिक तनाव दूर करके शिक्षण में अवरोध को दूर करना। हम जानते हैं कि बहुत सारे बच्चे मानसिक रूप से परेशान होते हैं, कक्षा के अंदर अनेक प्रकार की समस्याओं से घिरे हुए रहते हैं, तो उनकी समस्याओं को दूर करना, पहले निदान करना होगा आपको। तो मानसिक तनाव दूर करके शिक्षण में अवरोध को दूर करना। शिक्षण में सबसे बड़ा अवरोध माना जाता है मानसिक तनाव, टेंशन। अब किस वजह से है, क्यों है, ये सब निदान है जिसका हम पता लगाने के बिना कभी भी उपचार नहीं कर सकते, कभी भी हम उनको कुछ भी नहीं बता सकते, कुछ भी समझा नहीं सकते, अधिगम उनको कभी भी नहीं हो सकता है। तो कहने का मतलब सिंपल सा, जितनी भी समस्याएं हैं उनकी मानसिक रूप से, मानसिक तनाव से संबंधित, चाहे वो किसी भी प्रकार की हैं, कक्षा के अंदर हम उस बच्चों को देख करके ये आभास कर लेते हैं, पता लगा लेते हैं कि किस बच्चे के चेहरे पर परेशानियां झलक रही हैं, और ये किस बच्चे के चेहरे पर कौन सी टेंशन दिख रही है। ये सारी चीज़ें पता लग जाती हैं जब शिक्षक कक्षा के अंदर जाता है, क्योंकि हम साइकोलॉजी का अध्ययन करते हैं और साइकोलॉजी के माध्यम से ये सब हम जान सकते हैं। किसी के चेहरे को देख करके, उसके हाव भावों को देख करके, उसकी गतिविधियों को देख करके भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस समस्या से गुजर रहा है। तो कुल मिलाकर मानसिक उसकी समस्या है, उन तनाव को दूर करके शिक्षण में अवरोध को दूर कर सकते हैं, और ये हमें करना है, ये हमारा उद्देश्य है उपचारात्मक शिक्षण का। इसके अलावा एक बात और ध्यान रखनी है आपको कि बालक में छिपी हुई किसी भी प्रकार की विशिष्ट प्रतिभा, योग्यता, कुशलता, तो उसका हमें अभ्यास करवाना है, जिससे कि उसके अंदर जो एक डर है, उसके अंदर एक हीन भावना है, उसके अंदर एक जो हेजिटेशन है, उसको हम दूर कर सकें। ये भी हमारा एक उद्देश्य है। ये सिंपल सा हम जानते ही हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हर बालक जो होता है यूनिक होता है दोस्तों। संसार का हर बालक यूनिक होता है, अद्वितीय होता है, उसके समान कोई भी बालक नहीं होता है। हर बालक में कोई ना कोई एक विशेष बात होती है, कोई ना कोई एक विशिष्ट प्रतिभा निश्चित होती है, चाहे वो गाने के रूप में हो सकती है, नृत्य के रूप में हो सकती है, बोलने के रूप में हो सकती है, कुछ भी उसके अंदर अभिनय कला हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन विशेष जरूर होता है सब कुछ। तो बस उसको हमें पहचानना है, उसका आभास कराना है बच्चे को, तो हम निश्चित रूप से उसके अंदर की जो समस्याएं हैं उनको दूर कर सकेंगे, उनकी जो हीन भावना है उसको दूर कर सकेंगे, उसको हम समझा सकेंगे कि केवल पढ़ाई में बहुत होशियार होना एक अलग बात है, और बहुत कमज़ोर यदि विद्यार्थी है तो ये नहीं माने कि वो कुछ भी नहीं कर सकता, जीवन में उसके लिए सारे रास्ते बंद हैं, ऐसा नहीं है। बड़े बड़े जितने भी प्रतिभाशाली लोग हैं, जितने भी बहुत बड़े बड़े लोग हैं आज जिनका दुनिया में नाम चलता है, उनकी यदि आप इस हिस्ट्री को जानें, उनके इतिहास को यदि आप पढ़ें, तो आपको बहुत कुछ विलक्षण मिलेगा। आपको मिलेगा कि कक्षा के अंदर वो बहुत कमज़ोर थे, लेकिन आज उतने बड़े मुकाम पर हैं जो लोग उनके बारे में रिसर्च करते हैं, लोग उनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो कोई खास बात तो है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि कोई भी विद्यार्थी अपने आप को ये नहीं समझे कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो पढ़ाई में कमज़ोर हूँ, मेरे नंबर कम आए हैं, मेरी परसेंटेज कम आई है। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हो। एक बहुत बड़ा जो एक व्यक्ति है जिसका नाम दुनिया में है, उसके पास जो कुछ है वो सब आपके पास है। बस
करने की एक जिद और एक जुनून होना चाहिए। वो जब तक नहीं होगा तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकोगे। तो वो पैदा करिए, एक जुनून पैदा करिए, आप अंदर से सोचिए कि आपको करना क्या है, तब जा कर के आप कर पाओगे। तो सबसे पहले तो निश्चित करना होगा कि आप करना क्या चाहते हैं। आपको मेहनत करनी होगी, कड़ी मेहनत करनी होगी, कोशिश करनी होगी, पसीने बहाने होंगे मेहनत करने से। तब कहते हैं आपको कुछ पंक्तियाँ कि जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदल सकते हैं, पर जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदल सकते हैं, इतिहास बदल सकते हैं। और ये काम आप बखूबी कर सकते हैं। निश्चित रूप से आप यदि मेहनत करते हैं तो निश्चित आप सफल होंगे। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक था ये संस्कृत शिक्षण विधियों का अंतिम टॉपिक था। इसके बाद में हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके प्रश्न होंगे उनकी सीरीज हम आपको लाने वाले हैं बहुत ही जल्दी। तो निश्चित रूप से आपने ये सुना होगा, अच्छे से आपको समझ में आया होगा, ऐसी उम्मीद करते हैं, ऐसी आशा करते हैं। आप यदि किसी भी प्रकार की समस्या में है, कोई भी प्रॉब्लम आपकी है, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये वीडियो कैसा लगा ये भी हमें कमेंट करें। यदि आपने चैनल को अब तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए दोस्तों, मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।